हेलो एवरीबॉडी, हमारे YouTube चैनल होमवर्क कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं हमारे ट्रीटमेंट को, जिसमें ट्रीटमेंट में हमने पिछली क्लास में कवर किया था क्लोरीनेशन। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बेसिकली हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो स्पेशल टेक्निक्स जिनको हम लोग एज ए सॉफ्टनिंग नेम देते हैं, इनके बारे में बात करेंगे और सॉफ्टनिंग के साथ में हम लोग इसके मिसलेनियस ट्रीटमेंट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक छोड़ा था पिछली क्लास में, दैट मींस रेसिडुअल क्लोरीन को कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन। रेसिडुअल क्लोरीन। अब देखिए रेसिडुअल क्लोरीन को मेजर करने के लिए हम लोग दो टेस्ट पढ़ते हैं। आपको सिर्फ उनके नाम याद रखने, नाम भी याद रख लोगे उनसे भी काम चल जाएगा। पहला टेस्ट है ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम यही आता है पेपर के अंदर, ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट। ठीक, और इसके अलावा दूसरा आता है स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। अधिकतर यही दोनों बस बाय नेम ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। बाकी अगर आप और इसमें एक आधा पॉइंट और ऐड करना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि अगर हमारा कलरलेस वाटर है तो कलरलेस वाटर में हम ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट को यूज करते हैं, और अगर हमारा कलर्ड वाटर है तो उसमें हम लोग स्टार्च आयोडाइड टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको कलरलेस वाटर में यूज करते हैं क्योंकि इसमें कलर मेजरिंग नोट की जाती है। जनरली हम लोग देखते हैं इसको हम लोग फ्री क्लोरीन और कंबाइंड क्लोरीन दोनों के लिए यूज करते हैं, और स्टार्च आयोडाइड टेस्ट आपको डायरेक्टली टोटल क्लोरीन की वैल्यू बताता है, टोटल रेसिडुअल क्लोरीन कितना पानी में प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके के ये दो टेस्ट हैं जिन टेस्ट के बेसिस पे हम लोग ये ले सकते हैं। अब जिस डिवाइस में ये टेस्ट परफॉर्म होंगे, या आप बोल सकते हो कि जो आज के टाइम पे जैसे कैलिब्रेटेड डिवाइस आते हैं, ऑटोमेटिक डिवाइसेस, तो उसके अंदर जो डिवाइस यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं दैट इज क्लोरोस्कोप। क्लोरोस्कोप जिसके अंदर रेसिडुअल क्लोरीन को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसके अंदर हार्डनेस मेजरमेंट, मतलब हार्डनेस रिमूवल, जिसको हम लोग सॉफ्टनिंग टेक्निक्स का नेम देते हैं, बेसिकली सॉफ्टनिंग। अब देखिए सॉफ्टनिंग प्रोसेस होता क्या है, इसको किस तरीके से करते हैं। जनरली देखिए हम लोगों ने पढ़ा था हार्डनेस में, एक बार पहले थोड़ा सा हार्डनेस को रिवाइज करते हैं फिर आगे इस पॉइंट पे बढ़ेंगे। देखिए हार्डनेस में मैंने आपको बताया था, जनरली हार्डनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जब भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स पानी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग नाम देते हैं हार्डनेस। अब ये जो कंपाउंड्स हैं, जो कैटायंस हैं, मल्टीवैलेंट कैटायंस, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं? ये लोग प्रेजेंट हो सकते हैं कार्बोनेट्स के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के अलावा बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स के अलावा हमारा सल्फेट्स है, सल्फेट्स के अलावा क्लोराइड है, नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट्स है एंड सो। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की वजह से जो अल्कालिनिटी होती है, ये जो अल्कालिनिटी हार्डनेस है, दिस हार्डनेस इज नोन एज टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी भी बोल सकते हो, कार्बोनेट हार्डनेस भी बोल सकते हो। देखो कार्बन का यूज है तो कार्बोनेट हार्डनेस, और इन बाकी सभी कंपाउंड्स में कार्बन नहीं है तो इसी को नाम दिया जाता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। अब मैंने आपको एक पॉइंट और भी डिस्कस किया था यहीं पे कि जितना अपना टेम्परेरी हार्डनेस होती है, कार्बोनेट हार्डनेस होती है, इसको रिमूव करना बहुत आसान है। इसको तो हम लोग सिंपल बॉइलिंग से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास में परमानेंट हार्डनेस होगी या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगी तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं, जिन टेक्निक्स को हम लोग नाम देते हैं सॉफ्टनिंग टेक्निक्स। काफी सारी है सॉफ्टनिंग टेक्निक्स, जिसके अंदर से मेजरली हम लोग दो टेक्निक्स को ज्यादा अच्छे से कवर करते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, पहली टेक्निक, फर्स्ट टेक्निक जो है मेरे पास में, वो फर्स्ट टेक्निक रहेगी हमारे पास में लाइम सोडा प्रोसेस, जिसको हम लोग क्लार्क्स प्रोसेस भी बोलते हैं, और दूसरी टेक्निक जो है वो हो जाएगी हमारे पास में जियोलाइट मेथड। ठीक है, तो ये दो टेक्निक्स हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस के अलावा इसी को हम लोग क्लार्क्स मेथड भी बोलते हैं। क्लार्क्स मेथड। ठीक,
अब लाइम सोडा प्रोसेस में अगर बात की जाए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो लाइम को यूज करेंगे और लाइम के साथ में सोडा यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों की हेल्प से हमें हार्डनेस को रिमूव करना है। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ परमानेंट हार्डनेस रिमूव होगी, इससे दोनों रिमूव हो जाएंगी। दैट मींस टेम्परेरी हार्डनेस भी और परमानेंट हार्डनेस भी। तो मतलब पानी को पहले बॉईल करने की जरूरत नहीं है, सीधा पानी को अगर इससे ट्रीट करते हैं तो परमानेंट और टेम्परेरी दोनों टाइप की हार्डनेस यहां से रिमूव हो सकती है। ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स है इसके अंदर, चलिए पॉइंट समझते हैं। देखिए काफी सारे रिएक्शंस हैं तो मैं रिएक्शन समझाने की आपको कोशिश करूंगा। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट्स रहेंगे, जो पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा कि इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम लोग गेट को फोकस करके चलते हैं तो गेट में इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स बनते हैं जिनमें जनरली रिएक्शंस की बैलेंसिंग और ये सब आता है। लेकिन अपने जेईई लेवल पे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आता, क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते जो जनरली गेट ईएस में कवर होते हैं। इसके अंदर बिल्कुल बेसिक कवर होगा, जितना यहाँ कराया जा रहा है आपको इन क्लासेस के अंदर दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर जेईई एग्जामिनेशन लेवल्स। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जितने हो सके। अपने जो भी रेफरेंस बुक्स को आप फॉलो करते हैं, जिस भी बुक को आप फॉलो करते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के अलावा जो भी आपकी बुक्स हैं, उन सभी बुक्स को आप अटेम्प्ट कीजिए, सबके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। जिन क्वेश्चंस में डाउट आता है कीजिए सेंड, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है मेरे पास में, फर्स्ट पॉइंट है लाइम। अब देखिए लाइम सबसे पहले क्या करता है, लाइम रिमूव्स ऑल दी कार्बोनेट हार्डनेस। लाइम के दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है इट रिमूव्स ऑल दी कार्बोनेट हार्डनेस, और कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी बताई थी, टेम्परेरी हार्डनेस, है ना। तो अब कार्बोनेट हार्डनेस रिमूव कैसे होगी इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, जो भी अपने पास में लाइम या मतलब बेसिकली नॉट लाइम, हार्डनेस कॉजिंग कंपाउंड्स जो है, जैसे मान लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने के बाद में यहाँ पे आपके पास में बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो सकता है, ठीक, इनडायरेक्टली रिमूव हुई। ठीक है, आगे आता है अपने पास में मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते हैं, लेट अस सपोज। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट्स। अगेन प्रेसिपिटेट से नीचे बैठ जाएंगे, इसकी जगह बाइकार्बोनेट्स भी आ सकता है, रिएक्शन यही रहेगी। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका पहला फंक्शन कि लाइम ने क्या किया, लाइम ने सारे के सारे कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव किया। अगला जो सेकंड फंक्शन है इसका, वो सेकंड फंक्शन बोलता है सोडा। सोडा का काम क्या होगा, सोडा का काम होगा जितनी भी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस थी मैग्नीशियम की, उसको कन्वर्ट करेगा कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में। समझ लो, ये रिमूव नहीं करेगा, ये क्या करेगा, जितनी भी परमानेंट हार्डनेस है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है मैग्नीशियम की, उसको कन्वर्ट करेगा कैल्शियम में। लिखते हैं सेकंड पॉइंट, लाइम कन्वर्ट्स, जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में मैंने बताया लाइम कन्वर्ट्स ऑल दी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम into नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। तो इसने मैग्नीशियम की जितनी भी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस थी उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में। कैसे होगा, जैसे अब देखो इसमें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में हम लोग क्लोराइड, सल्फेट कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी आप कंसिडर कर लीजिए। मान लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट लिया हमने, तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या करेगा, लाइम के साथ रिएक्ट करेगा, लाइम के साथ रिएक्ट करके इसने बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पानी में सेटल प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, प्लस कैल्शियम सल्फेट। और ये कैल्शियम सल्फेट क्या हुआ, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। अब जरूरी नहीं सल्फेट में ही हो, कोई भी हो सकता है,
मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड था, मैग्नीशियम क्लोराइड भी क्या करेगा, पहले लाइम से रिएक्ट करेगा और लाइम से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा साथ में कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। तो अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड रह गया जो कि एक नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम की एक फॉर्म को इंडिकेट करता है। तो ये हो गया अपने पास में दो फंक्शन लाइम के। अब आता है सोडा, थर्ड पॉइंट। सोडा क्या करेगा, सोडा जितनी भी कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है उनको रिमूव करेगा। सोडा कैन रिमूव नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम ओनली, वो मैग्नीशियम की नहीं करेगा, इसीलिए हमने लाइम को ऐड किया मैग्नीशियम की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, सोडा रिमूव्स ऑल दी कार्बोनेट हार्डनेस, ऑल दी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन आएगा यहां पे, ऑफ कैल्शियम। अब कैसे रिमूव करता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सोडा में जनरली हम लोग लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को हमने रिएक्ट किसके साथ कराया, हमने जितनी कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस थी, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, मान लेते हैं लेट अस सपोज कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो साथ में सॉल्ट बनाएगा NaCl एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 भी लगा सकते हो। तो इनडायरेक्टली सोल्ट बन गया और सोल्ट के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट अपने पास में आ गया जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्लार्क्स प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से हार्डनेस रिमूव हो सकती है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है मेथड तो समझ लिया, लेकिन इसको पढ़ें क्यों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना क्यों जरूरी है, कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो नाम ही आता है, 4 मेथड दिए होंगे, उनमें से पहचानो कि कौन सा मेथड सॉफ्टनिंग में यूज होगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना नेम को, उसके बेसिस पे हम अपने आंसर को मार्क करेंगे। दूसरा जो यहां से क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन लाइम के फंक्शंस। लाइम के फंक्शंस कौन कौन से हैं, इट कैन रिमूव कार्बोनेट हार्डनेस, ऑल टाइप ऑफ कार्बोनेट हार्डनेस एंड कन्वर्ट्स नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम इनटू नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। तीसरा पॉइंट यहां पे बनता है कि जनरली सोडियम, बेसिकली कैल्शियम, सोडियम नहीं कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेसिपिटेट को बनने के लिए हमें पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली कैल्शियम के जो प्रेसिपिटेट बनते हैं ये पीएच ग्रेटर देन 9 पे बनते हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम के जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो पीएच ग्रेटर देन 11 पे बनते हैं। तो बेसिकली अल्कालिन सॉल्यूशन रखना पड़ेगा। अब देखो अगर यहीं पे सब में देखा जाए, कैल्शियम कार्बोनेट कहीं ना कहीं अल्कालिनिटी को इंडिकेट करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी अल्कालिनिटी को इंडिकेट करता है। तो अल्कालिनिटी इस मेथड की वजह से, ये जो मेथड है इट इंक्रीजेस अल्कालिनिटी। तो पहला पॉइंट है इट इंक्रीजेस अल्कालिनिटी। अब अगर अल्कालिनिटी रिड्यूस होगी, मतलब सॉरी अल्कालिनिटी इंक्रीज होगी, तो इसकी वजह से बेनिफिट क्या होगा, कोरोजन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि कोरोजन अल्कालिनिटी नहीं, कोरोजन एसिडिटी की वजह से होता है। तो इट रिड्यूसेस corrosion in the pipes। ठीक है, दिस वाज सेकंड पॉइंट। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ये दो तो मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे सभी को। अब अगला पॉइंट क्या बोलता है कि देखो जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी अल्कालिन एनवायरनमेंट में कम होती है, एसिडिक एनवायरनमेंट में ज्यादा होती है। तो अगर अल्कालिन एनवायरनमेंट है, अल्कालिनिटी है, पीएच हायर है, तो इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। इट डिक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू वाटर। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को डिक्रीज करता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें पूरे अगर मेथड में देखा जाए, हर रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट अगर किसी रिएक्शन में नहीं है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो है ही। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, अब पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो अल्कालिनिटी हो गई, और अल्कालिनिटी बढ़ी तो कहीं ना कहीं इंक्रस्टेशन प्रॉब्लम्स आएंगी।
उनको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते रहते हैं। इनफैक्ट हम लोग करते क्या है, जब ये लाइम सोडा प्रोसेस बनता है ना, तो एक बहुत बड़े प्लांट में बनता है। एक प्लांट के अंदर एक बहुत बड़ा मिक्सर बॉयलर टाइप का अरेंजमेंट लगाया हमने, जिसके अंदर हम लोग लाइम के साथ रिएक्ट कराएंगे। उसके बाद ये अगले डिवाइस में जाएगा, तो अगले डिवाइस में सोडा से रिएक्शन होगी, फिर अगले डिवाइस में फिर एक और डिवाइस में लेके जाते हैं, जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, रिएक्ट कराना पड़ता है, ताकि ये कहीं ना कहीं इनक्रस्टेशन प्रॉब्लम्स को रोकने की कोशिश करे, उसको कम करे इनक्रस्टेशन प्रॉब्लम्स को, ताकि इनके साथ रिएक्शंस हो जाए इन सबके साथ में। तो ठीक है, जब हम लोग इस तरीके से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब मिक्सिंग होगी तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रीकार्बोनेशन। ठीक है, दोबारा से हम लोग अब क्या कर रहे हैं, कार्बन का एडिशन कर रहे हैं इसमें। नो डाउट हमने कार्बोनेट्स को पहले रिमूव कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी मुझे चाहिए, अदरवाइज इनक्रस्टेशन प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग रीकार्बोनेशन करते हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। रीकार्बोनेशन में होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रीकार्बोनेशन कौन से प्रोसेस में किया जाता है, तो वो आ जाएगा अपने पास लाइम सोडा प्रोसेस। तो इसमें जो पॉइंट लिखना है वो लिखना है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ incrustation, to reduce the effect of incrustation, recarbonation of water is required। और ये जो रिकार्बोनेशन ऑफ वाटर है, इसके अंदर हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ CO2 गैस, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बनेगा आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट सॉफ्टनिंग के अंदर लाइम सोडा प्रोसेस का। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब आई थिंक ये वाला मेथड अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। अब बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। दूसरा मेथड है मेरे पास में जियोलाइट प्रोसेस। सेकेंड इज जियोलाइट प्रोसेस। और जियोलाइट प्रोसेस के साथ में इसी मेथड को हम लोग बेस एक्सचेंज प्रोसेस भी बोलते हैं। और इसी के साथ में इसका एक और नाम भी है परमिटेड मेथड। वो वाला मेथड क्लार्क नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, तो क्लार्क्स प्रोसेस। ये वाला मेथड परमिटेड नाम के साइंटिस्ट ने बनाया, तो इसीलिए इसको नाम दिया हमने परमिटेड मेथड। इसमें हम लोग एक केमिकल यूज करते हैं, जिस केमिकल को नाम दिया जाता है जियोलाइट। जियोलाइट, अभी जियोलाइट होता कैसे है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जनरली हम लोग लिखते हैं, बेसिकली ये जो सॉल्ट होता है इसको ऐसे लिखते हैं Na2Z, और यहाँ पे जो Z है दिस इज जियोलाइट। इसका अगर केमिकल फॉर्मूले की बात की जाए तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। ठीक, इस तरीके का एक फॉर्मूला टाइप का हमारे पास एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग जियोलाइट का नेम दे सकते हैं। बेसिकली एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट्स होते हैं इसके अंदर, जनरली सोडियम और पोटेशियम के, राइट। अब जियोलाइट की अगर बात करते हैं कैसे रिएक्ट करता है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक वाटर टैंक बनाते हैं, जैसे हमने प्रेशर फिल्टर में पढ़ा था ना, उसी तरीके का एक टैंक टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पे बना दिया। और हमने प्रेशर फिल्टर में यहाँ पे फिल्टर यूनिट लगाया था, फिल्टर मीडियम। यहाँ पे मैं फिल्टर मीडियम की जगह पे जियोलाइट बेड लगाऊंगा। अब जितनी भी हार्डनेस आएगी, मतलब जो पानी ऊपर से आया, अब पानी के अंदर चाहे कोई भी हार्डनेस हो, टेम्परेरी हार्डनेस हो चाहे परमानेंट हो, ये सबके साथ एक साथ रिएक्ट करता है। अब एक साथ अगर मुझे लिखना हो तो मैं ये लिख सकता हूँ कैल्शियम मैग्नीशियम किस किस के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, ये रिएक्ट करेगा अपने जियोलाइट के साथ में Na2Z। तो हमने कैल्शियम मैग्नीशियम के इन सॉल्ट को जियोलाइट के साथ में रिएक्ट करा दिया। तो जैसे ही मैं इसके साथ में रिएक्ट कराऊंगा,
यहाँ पे आपके पास बना कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट, ठीक है। और इधर से साथ में अपने पास में अगर इधर बात की जाए तो यहाँ पे बन गया अपने पास सोडियम के कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट बन सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन सकता है, Na2 बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन सकता है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन सकता है, ठीक है। इस तरीके के अपने पास में कंपाउंड्स बन सकते हैं, सोडियम सल्फेट है, सोडियम फॉस्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, ये सब बन गए। अब ये जो पार्ट बना कैल्शियम मैग्नीशियम जेड, इसको नाम दिया जाता है एग्जॉस्टेड बेड। एग्जॉस्टेड बेड होता कैसे है, जियोलाइट बेड से हमने वाटर को ट्रांसफर किया, अब वाटर में जितने भी हार्डनेस कॉजिंग कंपाउंड्स थे ये यहीं पे इस जियोलाइट के साथ रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद में ये कैल्शियम मैग्नीशियम जियोलाइट जो एग्जॉस्टेड बेड था ये तो यहीं पे रुक गया। ये जो सॉल्ट बने ये सॉल्ट पानी के साथ मिक्स होके अपना आउटलेट पॉइंट से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्टली ट्रीटमेंट हो गया। अब देखो ये जो बेड है एग्जॉस्टेड बेड, जैसे जैसे चलता गया अपना प्रोसेस, जो हमारा जो जियोलाइट है वो किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, एग्जॉस्टेड बेड में कन्वर्ट होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि एग्जॉस्टेड बेड बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगा और जियोलाइट जो है, जो सोडियम जियोलाइट था, ये बिल्कुल जीरो। तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग अब इसके अंदर से ब्राइन सॉल्यूशन पास करेंगे। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड वाटर का कॉम्बिनेशन सॉल्ट के साथ में, कॉमन सॉल्ट के साथ में, जिसको हम लोग नाम देते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, BRINE, ठीक है। तो अभी मैं नीचे ही लिख रहा हूं इसमें, यहाँ पे इधर। तो हमने क्या किया, इसमें जो हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम जेड था एग्जॉस्टेड बेड, इसको रिएक्ट कराए सोडियम क्लोराइड के साथ। 5% सोडियम क्लोराइड को हम लोग नाम देते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो इधर तो मिल गया मुझे वापस से जियोलाइट, और कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड में से कुछ मिल जाएगा। अब ये क्या हुआ, वापस से मिल गया, तो इसको नाम दिया जाता है रीजेनरेटेड बेड। रीजेनरेटेड जियोलाइट बेड। इस तरीके से अपना पूरी की पूरी रिएक्शन होती है और मुझे वापस से जियोलाइट मिल जाएगा। जब जियोलाइट दोबारा से मिल गया तो फिर हम लोग अपना नॉर्मल वाटर को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वापस से एग्जॉस्टेड बेड हो जाएगा तो पानी की मूवमेंट रोक के एक बार सॉल्ट सॉल्यूशन पास कर देंगे इसमें से, ब्राइन सॉल्यूशन, ताकि वापस से अपना जियोलाइट आ जाए। और इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती रहेगी और साइकिल के चलने की वजह से अपना जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूसली ट्रीट होता रहता है, ठीक। अब देखो अगर इस मेथड की एडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्डनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं। पहला पॉइंट देखो, इसके अंदर कहीं कोई प्रेसिपिटेट बना है, कोई भी तो नहीं बना, सॉल्ट है, मिक्स होके पानी के साथ बाहर मिल जाएंगे। ये तो बेड है जो कि ऑटोमेटिकली एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहेगा, इनवर्स रिएक्शंस होती रहेंगी। और पिछले वाले मेथड में अगर देखा जाए लाइम सोडा प्रोसेस में, पहले कैल्शियम कार्बोनेट, अपने नोट्स में देखो लिखा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स है, इस तरीके से सबके अलग अलग प्रेसिपिटेट बने हुए हैं। तो जब सबके प्रेसिपिटेट बनेंगे तो कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट की वजह से क्या होगा, स्लज की फॉर्मेशन होगी। तो ये मेथड जीरो स्लज प्रोड्यूस करता है और वो मेथड हाई स्लज प्रोड्यूस करता है। दिस मेथड प्रोड्यूसेस और रिजल्ट्स इन zero sludge formation. This method results in zero sludge formation. I hope ये पॉइंट समझ में आया होगा सभी को। अब दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि ये मेथड 100% तक की हार्डनेस को रिमूव कर सकता है। जितनी भी हार्डनेस है बिल्कुल सारी की सारी रिमूव कर लेगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं 100% हार्डनेस रिमूवल, ठीक है। और इसी की बजाय आप लिख सकते हो जीरो रेसिडुअल हार्डनेस टू वाटर। जीरो रेसिडुअल, बची हुई हार्डनेस कितनी हो गई, बची हुई हार्डनेस तो जीरो हो गई ना, तो जीरो रेसिडुअल हार्डनेस फॉर्मेशन भी यहीं पे एग्जिस्ट करता है, ठीक। अगला पॉइंट, ये मेथड सस्ता होने के कारण से हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब इस मेथड की कुछ एक लिमिटेशंस भी है। पहली लिमिटेशन ये है कि अगर मैं इसको कलर्ड वाटर यूज करता हूं, यहाँ पे कलर्ड वाटर मतलब कैल्शियम, मतलब बेसिकली आयरन, या फिर जो हमारे पास में आयरन है, मैंगनीज है, इस तरीके के कंपाउंड्स अगर प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है,
तो पानी का कलर होगा, तो वो जो आयरन या जो मैंगनीज प्रेजेंट था वो इसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही उसने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, रिएक्शन सारी की सारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये मेथड जो है ना तो ये 100% एफिशिएंसी के रिजल्ट देगा, और ना ही ये मेथड फिर उस कंडीशन में सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम पे। ठीक है, तो इस कारण से दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर कलर्ड वाटर। कलर्ड वाटर, और कलर्ड वाटर में कौन कौन से आ जाएंगे अपने पास में, खास तौर पे आयरन कंपाउंड्स एंड मैंगनीज कंपाउंड, वाटर कंटेनिंग आयरन और मैंगनीज। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा पॉइंट सभी को। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। इस मेथड को हम लोग ऐसे पानी में भी यूज नहीं करते जिसमें टर्बिडिटी ज्यादा होगी या सस्पेंडेड सॉलिड्स ज्यादा होंगे, क्योंकि देखो टर्बिडिटी या सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या करेंगे, जो अपना जियोलाइट का जो बेड था, इस जियोलाइट बेड के पोर्स को रोकने की कोशिश करेंगे। सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, वैसे तो नॉर्मली तो सेटल डाउन होते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके वॉइड्स को तो चॉक करने की कोशिश कर सकते हैं ना। तो इस कारण से भी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जियोलाइट प्रोसेस है इसको अपने टर्बिड वाटर में यूज नहीं करते हैं। इट इज नॉट यूज्ड फॉर टर्बिड वाटर, या फिर आप लिख सकते हैं वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स। वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स। इस तरीके से ये हमारे पास में मेनली मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन मेथड्स के बेसिस पे हम लोग अपने वाटर को ट्रीट कर सकते हैं, हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया। पहला मेथड था हमारे पास में लाइम सोडा प्रोसेस, और दूसरा मेथड है हमारे पास में जियोलाइट प्रोसेस। राइट, ये तो था अपने पास में सॉफ्टिंग का। अब रहेंगे इसके अंदर अगला जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, दैट मीन्स अब मुझे बात किससे रिलेटेड करनी है, अब मुझे बात करनी है बेसिकली कि मिसलेनियस ट्रीटमेंट या जो माइनर ट्रीटमेंट्स हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, वो माइनर ट्रीटमेंट्स एक्चुअली हैं क्या। माइनर ट्रीटमेंट। अब देखो माइनर ट्रीटमेंट से अगर हम शुरू करते हैं, तो माइनर ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो ट्रीटमेंट आता है, ठीक है, इसका नाम है यूज ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन। यूज ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, इसमें भी दो पॉइंट्स हैं, दो ही पॉइंट है एक्चुअली, दो तीन पॉइंट्स ही हैं, लेकिन एक दो पॉइंट्स इसके अंदर काफी काम के हैं जो ध्यान रखने हैं, जरूरी समझना है इसको ध्यान से। एक्टिवेटेड कार्बन, अब बेसिकली एक्टिवेटेड कार्बन क्या है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके सरफेस पे बहुत सारे पोर्स होते हैं। इट हैज हाई एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज, इट हैज हाई एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज। देखो एड्सॉर्प्शन जो है ये कहीं ना कहीं सिर्फ सरफेस से रिलेटेड होता है। देखो अगर एक्टिवेटेड कार्बन का कॉन्सेप्ट समझना हो ना, तो जो टेलीविजन्स हैं हमारे, जो बेसिकली जो हम लोग डे टू डे लाइफ में अगर ऑब्जर्व करते हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। टेलीविजन्स पे शैम्पू की एड आती है, जो हेयर शैम्पूज वगैरह होते हैं उसके अंदर, और इनफैक्ट हेयर शैम्पूज के अलावा जो फेस वॉशेस की एड आती है उनमें बहुत सारे में बोलते हैं कि इसमें है एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड कार्बन। ये वर्ड जब एक्टिवेटेड लग गया, तो एक्टिवेटेड हमेशा डील किससे करेगा, एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज से। एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज का मतलब है, जैसे मान लो एक छोटा सा एक सॉलिड कंपाउंड है, सॉलिड ही कंपाउंड होता है, कार्बन ब्लैक कलर का कंपाउंड है, ऐसा एक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे इतने सारे पोर्स होंगे। ये क्या करेगा, जितनी इंप्योरिटीज होंगी उन इंप्योरिटीज को अपनी तरफ खींचेगा और इसके ऊपर रोक लेगा, इसके सरफेस पे रुक जाएंगी सारी इंप्योरिटीज। तो इनडायरेक्टली सारी इंप्योरिटीज जो हमारे जितना हम एक्टिवेटेड कार्बन डालेंगे उसके साथ अटैच हो जाएंगी, जिसको बाहर निकाला जा सकता है, और सारी इंप्योरिटीज रिमूव हो गई। ठीक, अब इसका काम क्या है, बेसिकली कौन कौन सी इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकता है, ये हर टाइप की इंप्योरिटी को रिमूव करेगा एक्सेप्ट सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये सिर्फ और सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड्स को छोड़ के बाकी हर प्रॉपर्टी, कुछ भी लिख सकते हो, टेस्ट लिख दो, कलर लिख दो, ऑर्डर लिख दो, डिसॉल्व्ड मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब कुछ ये रिमूव कर लेगा एक्सेप्ट सस्पेंडेड सॉलिड्स। और सस्पेंडेड सॉलिड्स अगर आ गया तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये टर्बिडिटी भी रिमूव नहीं कर पाएगा।
तो ये मेथड सिर्फ दो इंप्योरिटीज को, या ये केमिकल सिर्फ दो इंप्योरिटीज को, दो पैरामीटर्स को रिमूव नहीं कर सकता। एक है टर्बिडिटी, दूसरा है सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो पहले तो इसमें अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं तो मैं नेक्स्ट पॉइंट ये लिखूंगा, इट इज यूज्ड टू रिमूव। अब जितनी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं सारी की सारी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं। इट इज यूज्ड टू रिमूव टेस्ट, कलर, ऑर्डर, डिसॉल्व्ड गैसेस, डिसॉल्व्ड मिनरल्स, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टेस्ट, कलर, ऑर्डर, डिसॉल्व्ड गैसेस, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सारी की सारी ये रिमूव करेगा एक्सेप्ट में जरूर लिखना है यहां पे ये वाला पॉइंट, एक्सेप्ट है आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड्स, एंड टर्बिडिटी। इन दोनों को छोड़ के ये सबके सब प्रॉपर्टीज को रिमूव बहुत आसानी से कर लेता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि इसके डोज कितनी होती है। डोज ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन, दिस इज 5 to 20, 5 से 20 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये बोलता है, चलो डोज तो समझ में आ गया, 5 से 20 है, लेकिन अब इस डोज को हम लोग ऐड कहां से करते हैं? अब एक्टिवेटेड कार्बन को, जैसा कि मैंने आपको बताया, माइनर ट्रीटमेंट है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे करना चाहिए? आफ्टर फिल्ट्रेशन कभी भी थोड़ा सा पॉइंट इसका ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जितनी बची हुई इंप्योरिटीज हैं सारे ट्रीटमेंट होने के बाद में वो सारी प्रॉपर्टीज ये रिमूव कर देगा, ठीक है। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब इंप्योरिटीज ज्यादा होती हैं तो थोड़ा सा फिल्ट्रेशन से पहले का मतलब क्या हुआ? कोएगुलेशन के टाइम पे, सेडिमेंटेशन के टाइम पे, जैसे हमने पहले प्री क्लोरिनेशन में पढ़ा है, तो कुछ पार्शियल अमाउंट फिल्ट्रेशन से पहले और पार्शियल अमाउंट फिल्ट्रेशन के बाद ऐड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में। तो इसको नाम क्या दिया जाएगा? स्प्लिट मेथड ऑफ कार्बोनेशन। स्प्लिट, दो पार्ट्स में बांट दिया ना आपने, स्प्लिट कर दिया इसे, तो उस केस में हम लोग फिर इसको नाम क्या देंगे? ये बन जाएगा स्प्लिट मेथड ऑफ कार्बोनेशन। तो लास्ट पॉइंट, इफ एडिशन ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन is done partially before filtration and after filtration. Partially before and partially after filtration. Then this process is known as split method ऑफ कार्बोनेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग स्प्लिट मेथड ऑफ कार्बोनेशन नाम देते हैं, ठीक है। ये बन गया अपने पास में लास्ट पॉइंट एक्टिवेटेड कार्बन का। अब ऐसे छोटे छोटे काफी सारे ट्रीटमेंट हैं। अब अगले ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कॉपर सल्फेट। यूज ऑफ कॉपर सल्फेट, इसमें भी एक पॉइंट काम का है। जैसे इसमें ये वाला पॉइंट काम का था ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे ही इसमें भी एक पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है कि ये एल्गी को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। पानी में जो काई जमती है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को हम लोग कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट, इट इज यूज टू कंट्रोल ग्रोथ ऑफ एल्गी। चलिए ठीक है, ये पॉइंट तो समझ में आया। अब इसको यूज कहां पे करते हैं, कब करते हैं, कौन से स्टेप में करते हैं? इसको यूज करते हैं जस्ट बिफोर सप्लाई, क्योंकि देखो ऑलरेडी ट्रीटमेंट में एक बार तो एल्गी रिमूव कर दी,
अब मुझे पानी को सप्लाई करना है, मैं चाहता हूं कि सप्लाइंग के टाइम पे या घर में पहुंचने के बाद भी एल्गी की ग्रोथ ना हो, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले से ही कॉपर सल्फेट, एक सेफ्टी लेके चले, अगर कॉपर सल्फेट पहले ही थोड़ा सा ऐड करके चले तो ये ग्रोथ को होने से रोकेगा। तो ये पॉइंट यही बोलता है, कॉपर सल्फेट वाला पॉइंट, कि इट इज एडेड जस्ट बिफोर सप्लाई, जस्ट बिफोर सप्लाई। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्गी की ग्रोथ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं। इस पॉइंट को मैं आगे कुछ क्लासेस के बाद एक बार दोबारा से भी बताऊंगा, जब हम लोग पढ़ेंगे ना उसको, जनरली कॉपर सल्फेट के कंसिडरेशन को इसमें पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, लेक्स के फॉर्मेशन में, टाइप्स ऑफ लेक्स के अंदर इस पॉइंट को एक बार दोबारा से भी डिटेल में बात करेंगे। अब बात आती है कि इसकी डोज कितनी रखते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, डोज ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसकी जो डोज होती है वो लगभग 0.5 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास है। दिस इज अबाउट 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये बना अपने पास में। नेक्स्ट, यूज ऑफ कॉपर सल्फेट। अब यूज ऑफ कॉपर सल्फेट के बाद में मैं बात करता हूं, जो नेक्स्ट रहेगा मेरे पास में, दैट विल बी फ्लोरिडेशन एंड डीफ्लोरिडेशन। माइनर ट्रीटमेंट में अगला है फ्लोरिडेशन एंड डीफ्लोरिडेशन। अब देखो फ्लोरिडेशन की बात करते हैं, तो जनरली फ्लोरिडेशन, फ्लोराइड्स, ठीक, मैंने बताया था जब हमने फ्लोराइड के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने डिस्कस किया था फ्लोराइड में कि अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर तो फ्लोराइड होना चाहिए पानी में, ठीक है, और 1.5 से ज्यादा हुआ तो नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता। तो इसका मतलब अगर पानी में फ्लोराइड नहीं है ट्रीटमेंट के टाइम पे, तो उसको रिमूव करने के लिए, बेसिकली सॉरी, उसको ऐड करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लोरिडेशन करेंगे। और अगर पानी में फ्लोराइड ज्यादा था, एक्स्ट्रा अमाउंट, तो उसको रिमूव करने के लिए फिर क्या यूज किया जाएगा, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डीफ्लोरिडेशन। डीफ्लोरिडेशन, तो पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं फ्लोरिडेशन की। तो फ्लोरिडेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फ्लोराइड्स, process of addition of fluorides to the water. Fluorides to the water. अब कैसे करते हैं इसको? अब जो फ्लोरिडेशन प्रोसेस है, इसको करने के लिए भी दो टेक्निक्स हैं। पहली जो टेक्निक है, इसको हम लोग नाम देते हैं नालगोंडा टेक्निक। नालगोंडा टेक्निक। जो दूसरी टेक्निक है, इसको नाम दिया जाता है प्रशांति टेक्निक। एक एक पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक एक पॉइंट है, नालगोंडा टेक्निक एंड प्रशांति टेक्निक। ये बोलता है कि अगर मैं फ्लोराइड्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, फ्लोराइड्स के सोल्ट को ऐड कर दूं, सोल्ट्स ऑफ फ्लोराइड, जैसे सोडियम फ्लोराइड हो गया, इस तरीके के एल्यूमिनियम फ्लोराइड हो गया, इस तरीके के अगर हम लोग कंपाउंड्स ऐड करते हैं, तो इसको नाम दिया जाएगा नालगोंडा टेक्निक। तो एडिशन या फिर यूज ऑफ फ्लोराइड सोल्ट्स ऑफ फ्लोराइड। जनरली यहां पे हम लोग सोडियम फ्लोराइड को यूज करते हैं, ठीक। अब प्रशांति टेक्निक की अगर बात करते हैं, तो प्रशांति टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एल्यूमिना को ऐड किया जाता है, एक्टिवेटेड एल्यूमिना। जैसे एक्टिवेटेड कार्बन था ना, वैसे ही एक और कंपाउंड आता है एक्टिवेटेड एल्यूमिना। इसका भी काम क्या है, इसका काम भी यही है कि पानी में जितना मतलब जितनी कमी होगी फ्लोराइड की, ये उसके अकॉर्डिंग फ्लोराइड की कमी को पूरी कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूज या फिर एडिशन ऑफ एक्टिवेटेड एल्यूमिना, ठीक है, इसको नाम दिया जाएगा प्रशांति टेक्निक। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, डीफ्लोरिडेशन। तो मैंने डीफ्लोरिडेशन अभी क्या बताया, जहां पे वर्ड डी लग जाए, जैसे डीक्लोरिनेशन था, तो उसमें मैंने क्या बताया, एक्सेस क्लोरीन को निकालना है। डीफ्लोरिडेशन मतलब एक्सेस फ्लोराइड को रिमूव करना है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ
process of removal of excess fluorides from the water. Excess fluorides from the water, इसको नाम दिया जाता है डीफ्लोरिडेशन। अब इसमें क्या होगा, देखो एक्सेस में कोई चीज हो तो इसको निकालने के लिए अभी हमने क्या पढ़ा, एक तो एक्टिवेटेड कार्बन था, तो एक्टिवेटेड कार्बन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप वहां भी लिख सकते हो एक्टिवेटेड कार्बन के, जहां पे यूजेस लिखे हैं ना, ये एक्सेस फ्लोरीन, एक्सेस क्लोरीन, इन सबको रिमूव करने के लिए भी ये यूज हो जाएगा, राइट। एक्टिवेटेड कार्बन के अलावा दूसरा, इसके अलावा हम लोग बोन चारकोल को भी यूज कर सकते हैं। बोन्स को, जो हड्डियां होती हैं, जब इसको हम लोग ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं, ठीक है, तो उससे जो जेल लाइक फॉर्मेशन बनती है उसको जनरली हम लोग बोन चारकोल नाम देते हैं। तो उस बोन चारकोल के बेसिस पे भी हम लोग अपने एक्सेस फ्लोराइड को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये बना अपने पास में जो बेसिकली थर्ड और फोर्थ था हमारे पास माइनर ट्रीटमेंट, जिसमें हमने पढ़ा फ्लोरिडेशन एंड डीफ्लोरिडेशन को, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट रहेगा हमारे पास में बिल्कुल लास्ट, दैट विल बी डीसैलिनेशन। बिल्कुल जो लास्ट पार्ट है अपने पास में, ये है डीसैलिनेशन। अब डीसैलिनेशन जनरली क्या होगा, सॉल्ट का रिमूवल। डी मींस रिमूवल, सैलिनेशन कहीं ना कहीं सॉल्ट से डील करेगा, तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम द वाटर। Process of removal of salts from the water is known as desalination. अब इस desalination में जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया, इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस यूज होते हैं, इसमें हम लोग कौन कौन से मेथड को यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो पहला मेथड है, वो पहला मेथड है सिर्फ नाम काम के हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ जिसको बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस के अलावा दूसरा आता है हमारे पास में फ्रीजिंग, और इसके अलावा एक तीसरा आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक। ये कुछ एक प्रोसेस हैं जिन प्रोसेस को हम लोग जनरली माइनर ट्रीटमेंट्स में इन्वॉल्व करके चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे आज की क्लास के साथ में हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया अपना ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर को, जिसमें हम लोगों ने जनरली पढ़ा कि हम लोग सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें एनवायरमेंट के अंदर कि कौन कौन से केमिकल पैरामीटर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जनरली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के साथ में, वाटर के साथ में, जिसको हमने क्लासिफाई कर दिया था फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल में। उसके बाद में आगे हमने ट्रीटमेंट ऑफ वाटर को डिस्कस करना स्टार्ट किया, जिसमें ट्रीटमेंट के अंदर हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से एयरेशन लिया। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। एयरेशन की अगर बात करें, इनफैक्ट सबसे पहले स्क्रीनिंग था अपने पास में। स्क्रीनिंग के अंदर हमने हैवी जो बड़े बड़े कंपाउंड्स थे, लार्ज साइज सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, इनको रिमूव किया। फिर आया एयरेशन। एयरेशन ने डिसॉल्व गैसेस, डिसॉल्व मिनरल्स को रिमूव किया, जिसकी मेजर लिमिटेशन थी एसिडिटी फॉर्मेशन। ये सारे पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं। फिर आया प्लेन सेडिमेंटेशन, जिसमें हैवियर सॉलिड कंपाउंड्स ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में सेटल डाउन हो जाते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन में। प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद में फिर हमने डिस्कस किया कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन को, जिसमें हम लोग कोएगुलेंट की हेल्प से जो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज थी उनको हैवी इंप्योरिटीज में कन्वर्ट करते हैं, जो सेटल डाउन होंगी इसके रिस्पेक्ट में। देन फिल्ट्रेशन, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, प्रेशर फिल्टर। फिर आया डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में हमने सबसे पहले फिजिकल मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन को कवर किया, बॉइलिंग, और बॉइलिंग के अलावा दूसरा मेथड कौन सा था? दूसरा मेथड था हमारे पास में यूवी रे ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल वाला बताया था। और केमिकल के अंदर पहला ओजोन था, पोटेशियम परमैंगनेट था, हेलोजन ग्रुप्स था, जिसमें क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था, ठीक है। उसके बाद में आगे फिर हमने क्लोरीनेशन के टाइप्स को डिस्कस किया, प्लेन क्लोरीनेशन, प्री क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन, डबल क्लोरीनेशन, ठीक है। डबल क्लोरीनेशन के बाद सुपर क्लोरीनेशन, डी क्लोरीनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ये सब डिस्कस किया। फिर आज की क्लास में हमने सॉफ्टनिंग को जाना, जिसमें जियोलाइट प्रोसेस और लाइम सोलर प्रोसेस के बारे में जाना, और कुछ एक माइनर ट्रीटमेंट्स को कवर किया, एक्टिवेटेड कार्बन, डिफ्लोरिडेशन, फ्लोरिडेशन, कॉपर सल्फेट,
कॉपर सल्फेट के अलावा सॉल्ट का रिमूवल, दैट मींस डीसैलिनेशन, ये सब हमने यहाँ पे कवर किया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी जेईई लेवल के क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन में आज तक आए हुए, या जो कवरेज पॉसिबल है इसके अंदर, बुक्स को आप कवर करेंगे तो उसमें सभी के सभी क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप प्लीज मुझसे पूछिए, जो भी इस तरीके से, जो भी इससे रिलेटेड डाउट है, विद इन अ डे और 2 डेज आपको इससे रिलेटेड एक टेस्ट भी हम लोग शेयर करेंगे इसी में अपने चैनल पे, जिसको आपको सॉल्व करना होगा। फिर उसके बेसिस पे हम लोग अपने वीडियो सॉल्यूशन को लेके चलेंगे। सिर्फ इतना ही टेस्ट होगा अभी, सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर तक का, ठीक है। तो मेक श्योर अच्छे से प्रिपेयर कीजिए यहाँ तक, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर डिमांड के बारे में, ठीक है। और वाटर डिमांड के बाद फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर से रिलेटेड लेके चलेंगे। थोड़ा ही रह गया, बस लगभग 2 क्लासेस मान के चलिए, जिसमें अपना रॉ वाटर इंजीनियरिंग जो हमारी फर्स्ट यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। टिल देन, इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, राइट, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू।